हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लियंस अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का हमने देखो स्थापना देख ली थी भाई कि 26 जनवरी 1950 को स्थापना की थी। फिर इसकी संरचना देखी, ठीक है। फिर आर्टिकल 124 से लेकर हमने देखा 147 तक, है ना, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख दे रखा है संविधान में। तो हमने आर्टिकल 124 पढ़ लिया था, आर्टिकल 125 पढ़ लिया था, ठीक है। तो 24 के जितने भी सब क्लोज है वो सारे पढ़ लिए, और उसके बाद में हमने आर्टिकल पढ़ा था 125। तो उसी के बाद में हम सीक्वेंस को, है ना, इसको आगे बढ़ाते हुए अब आर्टिकल थ्रू हम पढ़ रहे थे, एक एक आर्टिकल करके पढ़ रहे थे। तो अब आर्टिकल पढ़ेंगे, अगला आर्टिकल 126, ठीक है। तो है ना, ठीक है, तो शुरू करते हैं। छब्बीस, आर्टिकल 126 में कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, है ना, इसमें है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 126 कहता है कि मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो नियुक्ति कौन करता है? चलो मैं ये लिख देता हूँ। नियुक्ति करता है जी राष्ट्रपति। कौन करता है जी? राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति कब करता है मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति? देखो, या तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपने पद से क्या दे दे, त्याग पत्र दे दे, या उसका पद रिक्त हो जाए, या वो अपने पद ये जो काम है करने में क्या वो असमर्थ हो, तब सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जजों में से एक जज की नियुक्ति है वो मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में कौन करता है? फिर राष्ट्रपति कर देता है। ताकि भाई क्यों, देखो बात ऐसी है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य जज है ना, सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को। अगर वो उनका पद रिक्त हो गया तो भाई उनके लिए कोई काम करने के लिए तो भाई चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, और वो करते हैं वो अन्य जजों में से ही करते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान में संख्या उनमें से, है ना, एक को क्या बना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज बना देते हैं। कौन बना देते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं, ठीक है भाई। कब करते हैं राष्ट्रपति नियुक्त? जब क्या हो, पद रिक्त हो, पद रिक्त हो, या फिर क्या हो भाई, वो त्याग पत्र दे दे, या फिर क्या हो भाई, कार्य करने में क्या हो, असमर्थ, ठीक है। तब क्या है, मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस में से करता है? जो अन्य जज है ना, जजों में से एक को कर देता है, ठीक है। आर्टिकल 126, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कब? जब पद रिक्त हो जाए, है ना, मुख्य जो न्यायाधीश का है भारत के सुप्रीम कोर्ट का, या फिर वो त्याग पत्र दे दे, या अन्य कारणों से, जैसे भी कारण है जो भी हो, पद रिक्त हो जाता है, तो फिर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला आर्टिकल आता है 127, ठीक है। 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। भाई तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मतलब सुप्रीम कोर्ट के, है ना, जो मुख्य जज है उसके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं ना उन्हें तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है, ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा। उससे पहले आप ये देखो कि भाई मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। तो जब मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो वो राष्ट्रपति जिस पद के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, जो काम मुख्य न्यायाधीश करता था, है ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो सेम टू सेम काम कौन करेगा? वो काम करेगा जिस व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। वो सारे कद व कर्तव्य, है ना, कद के जो उस पद के जो कर्तव्य है वो सारे के सारे निर्वहन कौन करेगा? फिर वो व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, ठीक है। उसके बाद हम आर्टिकल हम देखते हैं 127। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से मतलब है भाई
कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज होते हैं, है ना, तो उनकी नियुक्ति, है ना, फिर राष्ट्रपति कर देता है। उसके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तदर्थ न्यायाधीशों का उल्लेख है, जबकि हाई कोर्ट पढ़ते हैं जब राज्यों के, है ना, तब वहां पे आता है अपर न्यायाधीश। ठीक है, तो वहां पे तदर्थ न्यायाधीश, देखो यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कौन करेगा, तो यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना, इसे बोलते हैं सीजीआई, है ना। सीजीआई को आप जानते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। और किसके परामर्श से करते हैं भाई, परामर्श से करते हैं राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति का परामर्श लेते हैं, उसके बाद में इसकी नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, सीजीआई करेगा। किसके से परामर्श से, राष्ट्रपति के परामर्श से कर देगा। ठीक है जी सर। अच्छा, और ये देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तदर्थ न्यायाधीशों का उल्लेख है, जबकि यहाँ पे लिख लेना आप, जबकि हाई कोर्ट के अंदर किसका उल्लेख है, अपर न्यायाधीशों का उल्लेख है। ठीक है, अपर न्यायाधीशों में इसका उल्लेख एक्स्ट्रा लिख लेना। ठीक है, तो ये आप इसको नोट लगा के लिख लेना। ठीक है, अच्छा भाई, अब सर आपने ये तो बता दिया कि भाई तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, कोई कारण क्या होगा, क्यों नियुक्ति करते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की। देखो इसके कारण क्या है, कारण देखो ये होता है कि भाई या तो मान लीजिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर कोई कार्रवाई करनी है तो उसका कोरम पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर कोई प्रक्रिया शुरू करनी है, उसके लिए हमें, है ना, तो अन्य जज चाहिए, है ना, तो वो क्या करते हैं कि फिर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, है ना। मतलब ये एक तरह के अन्य न्यायाधीश ही होते हैं, क्योंकि देखो कोरम करने के लिए आपको न्यायाधीश चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग करनी, उसके लिए आपको 30 न्यायाधीश चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में कितने न्यायाधीश है, 25 न्यायाधीश है ना। तो फिर 4-5 न्यायाधीशों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर क्या होगा कि फिर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, फिर कौन, फिर करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और किससे पूछ के करेगा, फिर राष्ट्रपति से करेगा। अच्छा, कारण क्यों होता है सर, कारण क्या होता है ताकि हम इनकी नियुक्ति करें। देखो कारण ये होता है, या तो देखो क्या कि कोई जब आप कर रहे हो तो आपका कोरम कम पड़ रहा है। ठीक है, कोरम की पूर्ति के लिए ना, कोरम मतलब गण पूर्ति के लिए, है ना, कोरम के लिए, या तो कोरम के लिए यानी कि आपकी गण पूर्ति है उसको पूरा करने के लिए, या फिर कोई कारण, दूसरा कारण क्या हो सकता है, या फिर आप मान लीजिए कोई प्रक्रिया चालू करनी है ना, या फिर आप मान लीजिए कि कोई सत्र आयोजित करना है ना, जैसे कोई सत्र आयोजित करना है भाई, सत्र आयोजित करना है, तो फिर आप किसकी नियुक्ति करोगे भाई, आपके अंदर मतलब एक कोरम फिक्स करना है, गणपूर्ति चाहिए कि भाई 10 न्यायाधीश आपके पास नहीं है, तो फिर आप 10 न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, सीजे करेगा और राष्ट्रपति के परामर्श से। या फिर आप कोई सत्र आयोजित कर रहे हो, तब आपको, है ना, जजों की, अन्य जजों की आवश्यकता पड़ती है, तब आप किसकी नियुक्ति करोगे, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। या फिर मान लीजिए कोई आप कोई और प्रक्रिया कर रहे हो ना, उसके लिए आपको न्यायाधीश चाहिए, तो इसके लिए भी आप क्या है कि, या आप मान लीजिए कि कोई, ठीक है, या फिर कोई, है ना, या फिर कोई मान लीजिए कि कोई अन्य कोई न्याय संबंधी काम के लिए, है ना, आवश्यकता हो, तो हेतु भी हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो ये मोटे मोटे 3 कारण है भाई कि 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कौन करता है, सीजीआई करता है, और राष्ट्रपति के परामर्श से करता है। कब करता है भाई, या तो कोरम पूर्ति के लिए करता है, या फिर सत्र आयोजित करने के लिए करता है, या न्याय संबंधी कोई और काम होते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होता है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, अब आर्टिकल पढ़ते हैं 128। 128 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 128 में ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है, मैं लिखा, यानी सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में, सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, देखो
सुप्रीम कोर्ट है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें चाहिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उनकी उपस्थिति है या उनकी नियुक्ति है, तो फिर कौन करेगा? तो फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, राष्ट्रपति से पूछ के करेगा। अच्छा, ये सर कारण क्या होता है, तब हमें ये जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनकी जरूरत क्यों पड़ी आखिर, है ना? तो देखो, ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? इनकी पुनः नियुक्ति कौन करता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति या नियुक्ति मान लीजिए जो भी है, इनकी पुनः नियुक्ति कौन करता है? पुनः नियुक्ति करता है सीजीआई, ठीक है, सीजीआई, और सीजीआई करता है, ठीक है, और परामर्श किसके परामर्श पर करता है? राष्ट्रपति। ये लो जी, राष्ट्रपति के परामर्श पे करता है, ठीक है, सीजीआई, ठीक है, पुनः नियुक्ति राष्ट्रपति की सिफारिश पर। कारण क्या है सर? इसके कारण मैं लिख देता हूँ, ठीक है, देखो कारण यहाँ लिख रहा हूँ, उसके कारण क्या है, ये कारण, ठीक है, कारण मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि अपने पास स्पेस है, ठीक है। देखो कारण ये होता है, या तो देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमों की संख्या ज्यादा हो जाए, भाई अब हमारे पास मुकदमे इतने हो गए कि हमारे पास जो पर्याप्त जज है वो उन मुकदमों को, है ना, केस को ना हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर? जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनको फिर क्या करेंगे, वापस रिटायरमेंट जज है उनको क्या करेंगे, वापस नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो या तो है क्या है, मुकदमों की संख्या ज्यादा हो जाए, है ना, मुकदमों की संख्या ज्यादा होने पर, ठीक है, ठीक, या फिर कब करेंगे, या फिर करेंगे कि भाई दूसरा कारण है कि या सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की क्या हो, जजों की संख्या क्या हो, कम हो, संख्या कम हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश थे ना उनको नियुक्त करेंगे। अच्छा सर, इसके लिए योग्यता क्या है? देखो, इसके लिए योग्यता ये होती है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ही, ठीक है, तो उनको फिर वो उनको ही नियुक्त करेंगे ना, क्योंकि वापस जो सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं पहले से, है ना, भाई पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज थे वो फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, और वापस उनको नियुक्त कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे पास काम ज्यादा हो गए हैं और हमारे पास पर्याप्त जजों की संख्या है नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त जो जज रिटायरमेंट हो चुके हैं उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जज है ना उनको वो सारी शक्तियां पावर सब होगा, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं समझा जाएगा। क्यों नहीं समझा जाएगा? क्योंकि भाई वो तो रिटायर्ड है, उनको हम बस ये कार्यभार कम करने के लिए उनको नियुक्त कर रहे हैं, तो इसलिए उनको जज नहीं माना जाएगा, बट वो पूरी शक्तियां पावर है ना, अथॉरिटी वो सारी उनके पास होगी, ठीक है, ये बात हो गई सर। और ये देखा मैंने कहा नहीं, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, और ये जब इसको नियुक्त करते हैं तो वो सारे पावर होगा उसके पास, है ना, जो एक मुख्य जज के पास होता है ना, तो वो सारे इसके पास पावर होती है, शक्तियां होती है, और उन शक्तियों का वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। क्योंकि देखो, मुख्य जज की नियुक्ति, है ना, जब उसका रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं ना, तो मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो फिर उसका वो पूरा, है ना, जो उसकी पूरी शक्तियां हैं, उसके पूरे अधिकार है, वो सारे, है ना, फिर वो कार्यकारी न्यायाधीश अपने आप कर लेगा, ठीक है। ये आर्टिकल हमने 128 पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति आयोजन पुनः नियुक्ति कौन करता है? सीजीआई करता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर करता है। अब आर्टिकल पढ़ते हैं 129, अनुच्छेद 129। आर्टिकल 129 में क्या है? 29 में क्या? अभिलेख न्यायालय, अभिलेख, है ना, देखो अभिलेख, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, ठीक है, अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय, ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है? वो एक अभिलेख न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट तो अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 के अंदर दे रखा है, जबकि हाई कोर्ट है, सॉरी, उसके लिए जो अभिलेख न्यायालय का उल्लेख है वो आर्टिकल 215 के अंदर है, ठीक है। जब हम हाईकोर्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीज एक से एक करके हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? देखो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो क्या करता है कि बहुत सारे डिसीजन लेता है ना, तो भारत के अंदर न्यायिक जो न्यायिक व्यवस्था उसके अंदर सर्वोच्च पद पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी न्याय होते हैं, जितने भी मुकदमे चलते हैं, उन सब को, जो मुकदमे है ना, उन सब का रिकॉर्ड रखना, है ना, वो रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है?
वो रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है ताकि आगे जब भी ऐसे मुकदमे हो तो हमारे पास वो एक सबूत, एक साक्ष्य के रूप में रहे। इसलिए हम क्या करते हैं कि उन रिकॉर्ड को, जो जितने भी केस है ना, उनके निर्णय हम उनको संभाल के रखते हैं, और उस संभाल कर रखते हैं यानी कि उसका अभिलेख रखते हैं ना, एक अभिलेख बना देते हैं ना, एक किताब की तरह रख लेते हैं, जैसे भी आप मानो है ना, तो उनका रिकॉर्ड रखते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय। और इसका उल्लेख कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 129 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का तो उल्लेख 129 में, हाई कोर्ट का उल्लेख 215 में। ठीक है। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि भाई आर्टिकल मतलब जो भी कोई निर्णय हुए, ठीक है, फिर उसको आपने कहा कि अभिलेख रिकॉर्ड रख लिया है ना, ताकि आगे जितने भी मुकदमे होते हैं ना, जो कोई और जो जितने भी अध्यक्ष न्यायालय, तो उसको आधार मान सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था और हम उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग है अपना ये डिसीजन दे रहे हैं, तो ये एक साक्ष्य के रूप में काम आता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दे दिया है ना, तो फिर अधीनस्थ न्यायालय उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि भाई आपने ये गलत कहा है ना। और बाकी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, वो संविधान में एक व्याख्याकार की भूमिका निभाता है। व्याख्याकार का मतलब होता है वो एक्सप्लेनर है ना। जहां संविधान के अंदर जो क्रिटिकल लैंग्वेज दे रखी है ना, जो क्लिष्ट भाषा दे रखी है, उस भाषा को क्या है कि आम आदमी नहीं समझ सकता, तो सुप्रीम कोर्ट उस भाषा को, या जो परिभाषाएं हैं, उन भाषाओं को समय समय पर क्या करता है, परिभाषित करता है, ताकि लोगों को वो शब्द जो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं है ना, उनको तरीके से बता सके। तो ये तो आर्टिकल हमने पढ़ा 129, ठीक है, अभिलेख न्यायालय। और हाईकोर्ट का उल्लेख याद रखना आपने आर्टिकल 215 में, ठीक है, अभिलेख न्यायालय। अच्छा, रिकॉर्ड रखना, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अच्छा देखो, अभिलेख न्यायालय के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट दंड देता है। कब देता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया, ठीक है, मैंने कहा ना इसमें भाई इसके सारे केस चलते हैं, आदेश देते हैं, ऑर्डर देता है, जो भी है, वो आदेश दिया और कोई आदमी उस आदेश को नहीं मानता, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है ना, उसको मानता नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको सजा दे सकता है। ठीक है, सजा, उसको दंड दे सकता है, या फिर उसको मतलब जुर्माना भी लगा सकता है ना। तो दंड देगा तो उसके लिए 2 साल का प्रावधान है, और जुर्माना लगाएगा तो उसके लिए 2,000 रुपए ना जुर्माना है। अच्छा, अगर यही सेम प्रोसीजर है, यानी दंड देने का संबंधी जो प्रावधान है, यानी जो संविधान के, ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का मामला है, वो मामला तो 129 के तहत है, ठीक है, आर्टिकल 129 के तहत होता है, जबकि हाई कोर्ट के अंदर ये मामला है 215 के तहत है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ना, उनके निर्णयों का आप निर्णय समझो, या जो भी ऑर्डर है, इनके निर्णय जो भी है, निर्णयों का ना, निर्णयों का क्या रखना, रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रखना। और रिकॉर्ड किस लिए रखना, ताकि वो किस काम आए, ताकि वो एक साक्ष्य के रूप में काम आए। ठीक ना, साक्ष्य के रूप में, साक्ष्य रूप में रख सके। ठीक है, उसके बाद में साक्ष्य के रूप में रखे। दूसरी बात, अधीनस्थ न्यायालय में काम आ सके, जो अधीनस्थ न्यायालय ना, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय उनके लिए क्या सके भाई, काम आ सके। ठीक है, दूसरी बात, इनके निर्णयों पर क्या है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ठीक है, प्रश्न नहीं उठा सकता। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना ना, अभिलेख न्यायालय। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और कोई किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने, है ना, उसको निर्णय को नहीं माना, तो फिर अवमानना हो गई। भाई आपने हमें आदेश दिया, हमने उसका पालन नहीं किया, तो यानी आपने अवमानना कर दी। तो अब इस स्थिति में आपके ऊपर क्या होगा, है ना, या तो आपको दंड दिए जाएंगे, है ना, या फिर आप पे जुर्माना लगेगा। देखो, अवमानना के लिए ना, यानी आदेशों की अवमानना के लिए आपको, है ना, अवमानना, संविधान की अवमानना के लिए क्या होगा, फिर आपको दंड दिया जाएगा, या तो आपको दंड दिया जाएगा, या फिर आपको जुर्माना लगा जाएगा। ठीक है, दंड दिया जाएगा, वो दिएगा 2 साल का, और जुर्माना लगेगा, है ना, जुर्माना लगेगा, वो कितना लगेगा, सॉरी, दंड है ना, वो 2 साल का नहीं है, सॉरी मेरी कोई गलत चीज याद रह जाती है कभी पर, 6 महीने का है। ठीक है, या 2,000 रुपए, ठीक है, का दंड है, जुर्माना है। ठीक है, देखो, कोई अवमानना करता है तो दंड दिया जाएगा, वो तो 6 महीने करेगा, सॉरी मैंने इससे पहले 2 साल कह दिया, वो उसको आप थोड़ा, है ना, अपडेट कर लेना। देखो, दंड दिया जाएगा तो 6 महीने दिएगा, 6 महीने का दे सकते हैं, जबकि जुर्माना लगाएंगे वो 2,000 रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो आर्टिकल ये सारे किसके अकॉर्डिंग करता है, आर्टिकल 129 के तहत करता है। ठीक है, अच्छा, अवमानना शब्द है ना,
इसको संविधान में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इसके लिए फिर 1971 में अवमानना अधिनियम बनाया गया, ठीक है। उस अधिनियम के तहत है ना, फिर 1971 में 71 लाया गया, उसको पारित किया गया। उस पारित करने के बाद में क्या है कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट है समय समय पर क्या है इसको डिस्क्राइब करता है भाई, उल्लेख करता है कि ये चीजें हैं जो अवमानना के अंडर आती है, ठीक। तो इसके लिए अलग से ना सिविल अवमानना अधिनियम है, कुछ है ना, फौजदारी अवमानना अधिनियम है, तो अलग अलग अधिनियम है ना। अच्छा देखो देखो, सिविल जो अवमानना अधिनियम है उसकी शक्ति है ना, वो संघ सूची का विषय वो है ना, तो उस पर संसद कानून बनाती है, ठीक है। और जो फौजदारी मामला है ना, तो उसके संबंध में क्या रहता है कि फिर अवमानना समवर्ती सूची का मामला है, नहीं मान लीजिए, ठीक है भाई, ये मामला क्या संघ सूची का विषय। और देखो अवमानना का मतलब है जो विषय सुप्रीम कोर्ट यानी संघ सूची के अंदर आएंगे तो उन सब पे कौन कर्ता धर्ता कौन है, वो सारे कंट्रोल किसके अंदर में रहेंगे ना, उच्चतम न्यायालय करेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करेंगे, ठीक है, ये बात तो हो गई। क्या अच्छा इसके लिए फिर एक समिति भी बनी थी ना, है ना, मतलब अभिलेख न्यायालय के अंदर आप याद रखना एक पॉलिटिक किया, इसके लिए एक अचानक समिति बनी थी, उसने क्या किया कि फिर इस अचानक समिति बनी थी ना, उस समिति ने क्या किया कि फिर जो इन्होंने कहा कि भाई जो ये अवमानना अधिनियम लेके आए थे फिर 1971 में उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो फिर अचानक समिति की सिफारिश पर अवमानना अधिनियम ले गए, क्योंकि भाई समय समय पर डिस्क्राइब किया गया कि भाई कौन सी चीज को आप अवमानना कहोगे, आप कह रहे हो कि आपने इस बात को नहीं माना है ना, आपने हमारे बात की अवहेलना कर दी है ना, तो अवमानना कर दी, तो किस बात को अवमानना कहेंगे, तो इसके लिए फिर अलग से अधिनियम लिया गया अचानक समिति की सिफारिश पर, 1971 में वो पारित हुआ, फिर उसके हिसाब से ना सुप्रीम कोर्ट है ना के अवमानना अधिनियम अलग लिया गया, फिर हाई कोर्ट के लिए अवमानना अधिनियम है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का अवमानना अधिनियम है वो संसूची का विषय, और हाई कोर्ट वाला है वो समवर्ती का सूची, तो उसमें राज्य और सेंटर दोनों है, उस पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आर्टिकल 129 हो गया, ठीक है। अब आर्टिकल पढ़ते 130, ठीक है 130, आर्टिकल 130 में क्या है देखो, ठीक है। आर्टिकल 130 में मैंने कहा हाई कोर्ट में आप ध्यान रखना, ठीक है, नोट लगा लेना, हाई कोर्ट में आर्टिकल 215, ठीक है। अच्छा आर्टिकल 130 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, अच्छा सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा, इसके लिए ये निश्चित कौन करेगा। देखो सुप्रीम कोर्ट का स्थान वर्तमान में तो हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है, वर्तमान में तो कहाँ है जी, देखो वर्तमान में तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, नई दिल्ली में है जी, ठीक है सर। क्या सर आप मुझे एक बात बता दो, बोले क्या क्या इस सुप्रीम कोर्ट के स्थान को कहीं पहले भी स्थान किया गया था, मतलब पहले कहीं दूसरी जगह इसको ले गए थे, भाई स्थान इसका दूसरी जगह ट्रांसफर किया था कभी, हाँ इसे दो बार ऐसी कंडीशन हुई है, जैसे पहले इसका स्थानांतरण जो हेडक्वार्टर था वो सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली से पहले कहीं दो जगह और था, ठीक है। क्या सर इसको कोई मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं इसके हेडक्वार्टर को, बिल्कुल कर सकते हैं, कौन करेगा, तो भाई इसका हेडक्वार्टर करेगा, वो ट्रांसफर कर सकता है, इसके जो स्थान है उसको नियत करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है, और वो किससे सिफारिश करेगा इस संबंध में सलाह लेगा, वो राष्ट्रपति से लेगा, और इन दोनों की सहमति होती है तो फिर वो अन्य स्थान पर जहाँ जो चाहे वहाँ क्या सुप्रीम कोर्ट का स्थान नियत कर सकता है, ठीक है। अच्छा अब तो वर्तमान में कहा दिल्ली में, इससे पहले एक तो 1950 की बात है, ठीक है, अब तक दो बार हुआ है, ठीक है, दो बार याद रखना, दो बार स्थानांतरण हुआ है, दो बार के अंदर एक तो था 1950 के अंदर, एक तो 1950 के अंदर था और एक था 1956 के अंदर, ठीक है। अच्छा 1950 के अंदर था ना, वो तो हैदराबाद के, 1950 नहीं है 56 है, 56, ठीक है। अच्छा 1950 के अंदर तो हैदराबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर था, है ना, हैदराबाद। और आर्टिकल 154 मतलब 154 क्या 1954 में था ना, वो था इसका श्रीनगर के अंदर, ठीक है, ये इसका कार्यालय रह चुका है दो बार, ठीक है। और दूसरी बात, इसका स्थान नियत कौन करेगा, देखो इसका स्थान नियत कौन कर सकता है ना, स्थान वो नियत कौन करेगा, स्थान नियत, देखो स्थान नियत है ना, देखो स्थान नियत कौन करेगा, स्थान नियत या तो देखो कहाँ कर सकता है, कोई अन्य स्थान पर कर सकता है, अन्य स्थान पर, या फिर दिल्ली कर सकता है, दिल्ली जो भी है, जो जहाँ कहीं भी है दिल्ली भी हो सकता है, या फिर कोई अन्य जगह भी हो सकता है, ठीक है, अन्य जगह, ये नियत कौन करेगा, ये नियत करेगा भारत के सीएजी, ठीक है। और किसकी सिफारिश पर करेंगे, राष्ट्रपति है ना, उस राष्ट्रपति की, ठीक है जी। देखो
अनुच्छेद 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय उसका स्थान कहाँ होगा, भाई कहाँ होगा सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर। तो इसके लिए आर्टिकल 130 में दे रखा है, और 30 के अंदर ये दे रखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो दिल्ली है। उससे पहले भी 1950 के अंदर बात है वो हैदराबाद में था, और 1954 की बात है तो एक बार श्रीनगर में था, उसके बाद में उसको दिल्ली वापस लाया गया। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है इसका स्थान है ना अन्य जगह भी है ना, या तो दिल्ली होगा या किसी अन्य जगह होगा, है ना, या दो स्थानों पर होगा। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति से परामर्श करने के बाद में इसका स्थान नियत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल है वो 130 तक हुए। आज हमने 5 आर्टिकल पढ़े। फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आर्टिकल हमने पढ़ा 126 से लेकर 130 तक। अब आर्टिकल पढ़ते हैं हम आज, कोशिश करेंगे कि 35 तक हो जाए तो बढ़िया बात है। ठीक है, अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता। देखो, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता क्या मतलब है? देखो, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मामले, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, मान लीजिए जनरली ऐसे मामले होते हैं जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट के जैसे मान लीजिए एक राज्य या दूसरे राज्य के साथ कोई विवाद हो गया, तो ऐसे मामले में है ना कहाँ आप अपील कर सकते हो, तो वो केवल अपील आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हो। या फिर मान लीजिए कोई 2 राज्य या 3 राज्य आपस में, उन राज्यों के बीच में कोई विवाद हो गया, तो ऐसे विवाद को कौन फिर है ना निपटारा करेगा? फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, वहां अपील कर सकते हो। ठीक है, या फिर मान लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले हैं, तो फिर आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। ठीक है, ये भी इसके प्रारंभिक अधिकारी का ध्यान रहता है। या फिर मान लीजिए कोई राज्य सरकार या फिर राज्य सरकार है, या मान लीजिए या फिर तो भारत सरकार होगी, या फिर किसी राज्य के बीच में कोई विवाद हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ अपील कर सकते हो? फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ये कुछ विषय हैं जिन विषयों पर क्या है केवल अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, जबकि राज्यों के हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ है ना। दूसरी बात, इसके अंदर भी 2-3 बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब आपने नोटिस कर लिया प्रारंभिक अधिकारिता। ठीक है, प्रारंभिक अधिकारिता, देखो प्रारंभिक अधिकारिता में बढ़ेंगे एक तो मूल अधिकारिता। ठीक है, आज मुझे लगता है सर ये आर्टिकल 1 होगा, मूल अधिकारिता। और एक आती है, एक तो मूल अधिकारिता होगी, ठीक है, और एक आती है अपनी आर्टिकल जिसे बोलते हैं आप समीपवर्ती अधिकारिता। अच्छा, समीपवर्ती अधिकारिता। ठीक है, अच्छा सर ये मूल अधिकारिता क्या है? मैंने कहा ना कि क्या कहा सर, इसके अंदर एक कंडीशन ये बनती है, या तो मान लीजिए कोई राज्य व अन्य राज्यों के बीच विवाद हो जाए, अन्य अन्य राज्यों के बीच विवाद हो, या फिर राज्यों के बीच में विवाद हो जाए। ठीक है, या फिर केंद्र सरकार व राज्य व राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, है ना? या फिर
राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद हो जाए। ठीक है, देखो या तो राज्य, एक राज्य से या दूसरे राज्य के बीच में विवाद हो जाए तो हम इसकी अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। या फिर राज्य यानी दो राज्यों के बीच में या दो तीन राज्य उनके आपस में बीच में क्या हो जाए, है ना, तो विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के अपील करेंगे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो हम क्या करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेंगे। देखो यहाँ पे तो राज्य और राज्यों के बीच में, यहाँ पे देखो केंद्र सरकार का राज्य के साथ विवाद हो सकता है या दो तीन राज्यों के साथ में विवाद हो सकता है। तो मैंने दोनों तीन पॉइंट है ना, ये इसको एक एक करके आप देख लेना। ठीक है, और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं तो फिर वो उनके संबंधी अपील भी हम क्या कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। ये तो ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर अगर विवाद होता है तो हम केवल और केवल जो अपील है ना, ओनली फॉर अपील कहाँ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जबकि जो समीपवर्ती अधिकारिता है, इसका मतलब होता है ऐसे मामले होते हैं जिस मामलों पर कोई विवाद हो गया तो उन विवाद की आप है ना अपील है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं प्लस में हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं ना। तो इसकी अपील आप कहाँ कर सकते हैं, इसकी अपील कर सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट में कर सकते हैं। दोनों के पास इसकी अधिकारिता होती है। ठीक है, तो ये आपकी समीपवर्ती अधिकारिता होगी। ठीक है, अच्छा देखो अगर मूल अधिकारिता की बात करें, आर्टिकल हम इससे पहले पढ़ते हैं ना, देखो इसमें आर्टिकल 32 में है ना, सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है और हाई कोर्ट रेट जारी कहाँ करता है। देखो जैसे आर्टिकल 132 में ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 132 के तहत आपने मूल अधिकारों से संबंधित जो है ना उपचार है वो 32 में दे रखे हैं, इसके लिए वो रेट जारी करता है। और हाई कोर्ट वो रेट जारी करता है वो 226 के तहत करता है ना। तो ये आप 2 पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, वो इसकी सीमावर्ती अधिकारिता के अंदर आते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, और ये आर्टिकल 131 हो गया। और अभी अपने पास 2-3 मिनट और पड़ी है। ठीक है, उसके बाद में देखो एक आर्टिकल और कर लेते हैं, चलो अपने पास है अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 क्या कहता है, अनुच्छेद 132 कहता है कि जो संवैधानिक मामलों के संबंधी अपील है वो आप कहाँ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, है ना। तो आप याद रखो कि यहाँ पे संवैधानिक है ना, संवैधानिक मामलों की अपील कहाँ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर संवैधानिक मामलों की मतलब क्या होता है, देखो ऐसे मामले जो मान लीजिए कुछ मामले ऐसे देखिए। ठीक है, संवैधानिक मामले आर्टिकल 132 के तहत। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई किसी की, मान लीजिए कोई हाई कोर्ट है, किसी राज्य का हाई कोर्ट है, उस राज्य की हाई कोर्ट ने कार्यवाही की, कार्यवाही का मतलब जानते हो, कार्यवाही भाई कोई हाई कोर्ट है किसी राज्य को, उसने संवैधानिक मामले से लेकर कोई कार्यवाही की। ठीक है, क्या कार्रवाई कर सकता है कोई हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट कार्यवाही कर सकता है। भाई कार्रवाई क्या करेगा, या तो वो क्या करेगा कि भाई कार्रवाई कैसी हो सकती है, या तो कार्रवाई सिविल हो सकती है ना, या फिर क्या हो सकती है, सिविल कार्रवाई होगी ना? सिविल कार्रवाई हो सकती है या फिर दंडिक हो सकती है, दंडिक हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, मान लीजिए कोई अन्य कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो इन कार्रवाई के संबंध में क्या करेगा, वो अपना निर्णय देगा, है ना, वो अंतिम निर्णय देता है। तो इस निर्णय की आप अपील कहाँ कर सकते हो, अगर वो निर्णय गलत गलत दे देता है तो इसकी अपील आप कहाँ कर सकते हो, अपील कहाँ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। अच्छा जब आप अपील करोगे ना, देखो संवैधानिक मामलों की अपील हाई कोर्ट में कर सकते हो। कब कर सकते हो, मान लीजिए किसी राज्य के अंदर आपका कोई मामला चल रहा है, ठीक है, वाद है, तो उसमें उसका जो उस संबंधी आपका जो जिस मामला जिस हाई कोर्ट में चल रहा है, वो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, कार्रवाई करेगा। या तो वो सिविल कार्य करेगा, दंडिक मामला, अन्य कोई मामला हो सकता है, उस पर कार्रवाई करेगा, वो अपना अंतिम निर्णय दे दिया। तो आपको लगा कि ये मामला जो निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने, उस हाई कोर्ट के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है, ठीक है, आपको लगता है कि ये निर्णय संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो, फिर उसके लिए आप अपील कर सकते हो। अपील कहाँ करोगे, है ना, तो भाई उसके लिए कोई नेक्स्ट लेवल तो होगा ना, जैसे भाई हाईकोर्ट के बाद में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपील ऐसे नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की अपील करने से पहले आपको एक आर्टिकल ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल याद रखना पड़ेगा सर, उसके लिए आपको आर्टिकल रखना पड़ेगा आर्टिकल
34A। 34A के अंदर क्या होता है, कोई भी हाई कोर्ट आता है ना, वो क्या करता है, उसके संबंध में प्रमाण पत्र जारी करता है, प्रमाण पत्र, ठीक है, जारी करता है। और प्रमाण पत्र जारी कैसे करेगा, मान लीजिए आपने ये हाईकोर्ट के अंदर मामला है, आप हाईकोर्ट ने इसमें डिसीजन दे दिया, आपको इस मामले से संतुष्ट नहीं है, तो आप हाईकोर्ट से निवेदन करोगे, सर आप हमें काम कीजिए, हमें इस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसे लिखित में देगा कि आप है ना, ये हम आप प्रमाण पत्र जारी करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी अपील कर सकते हो, ठीक है। या फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसको लगता है कि मैंने ये डिसीजन दे रहा हूँ या मैं इस पर काम कर रहा हूँ, डिसीजन दे रहा हूँ, तो इस मामले का जो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, या इसमें कोई संविधान का 57% छिपा हो सकता है ना, तो उस इस स्थिति में क्या करेगा, वो प्रमाण पत्र जारी करेगा, और उसकी अपील फिर आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 134 के तहत आपको प्रमाण पत्र के बगैर सुप्रीम कोर्ट में अपील आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने 130 और आर्टिकल 132 पढ़े, ठीक है। अब आर्टिकल 147 तक है, तो कल अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है।